अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप सब बखैरियत होंगे और इस बाबरकत महीने में आप हमें भी अपनी दुआओं में याद कीजिएगा और हम भी आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत सारी मैसेजेस कॉल्स आई थी कि सर थोड़ा बहुत हमें मैप के बारे में क्लियर कीजिएगा, सर हमें मैप के बारे में बहुत सारे डाउट्स है कि मैप को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करें, या हम कहेंगे सर ये जो लोकेटिंग, लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेसेस एंड रिसोर्सेज है, तो किस तरह से हम सर मैप में लोकेट कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेसेस एंड रिसोर्स कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें सबसे पहले क्या काम करना है, पहले हमें एग्जाम पैटर्न को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। यानी कि एग्जाम पैटर्न जो है बोर्ड ने आपके लिए 80 मार्क्स जो मुकर्रर किए हैं उसमें से 75 मार्क्स जो है वो आप थ्योरी में लेते हैं और रिमेनिंग जो 5 मार्क्स हैं आपके वो आपको मैप रिलेटेड होते हैं, जिसमें से 3 मार्क्स आपके बनते हैं जियोग्राफी से और 2 मार्क्स आपके बनते हैं हिस्ट्री से। चलिए देखते हैं हिस्ट्री में ये जो हमारे 2 मार्क्स हैं ये किस चैप्टर से बनते हैं। तो हिस्ट्री में पर्टिकुलरली जो बोर्ड ने आपके लिए चैप्टर जो है सिलेक्ट किया है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। उसमें से क्या पूछा जाता है, अमूमन जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग इन दिस चैप्टर वो क्या है कि आपको क्या काम करना है, जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट चलती है तो उस दौरान एग्जामिनर क्या काम करते हैं, आपको पूछते हैं कि आप बताइए जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या हम कहेंगे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स इंडियन हिस्ट्री में हुए हैं आप उनको हमें आइडेंटिफाई करके दीजिए या उनको हमें लोकेट करके दीजिए। तो आपको क्या बेटा, आपको एक प्लेन जो ब्लैंक मैप है आपको दिया जाएगा या पेपर में वो फिक्स होता है। आपको क्या काम करना है, आपको उन लोकेशंस को आपने उन जो लोकेशंस है या पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करना है। जैसे मैंने आपको यहां पे एग्जांपल यहां पे लिया गया है, एग्जांपल जो दी गई है यहां पे सबसे पहले जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि 1913 अप्रैल यानी कि 1913 में 13 अप्रैल को होता है। अगर आपने पता होगा कि ये जो इवेंट है ये अमृतसर में हुआ तो डेफिनेटली आप इस लोकेशन को लेबल करने में या आइडेंटिफाई करने में नहीं हिचकिचाएंगे और वो यहां पे पड़ता है, यानी कि अमृतसर जो है यहां पे पड़ता है। ठीक है बेटा, लाइक दिस। तो आप क्या काम कर सकते हैं बेटा, आपने यहां पे सर्कल मारना है और यहां पे आप इसको अच्छे से लिख सकते हो, दैट इज द अमृतसर, यानी कि जहां पे जलियांवाला बाग मैसेकर इवेंट जो है ना कि क्रिएट हो गया, हम कहेंगे जहां पे इवेंट हो गया। ठीक है बेटा, इसी तरह हम कहेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो कि 1913 में हुई यानी कि 30 में हुई। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आपने पता है लोकेशन, गांधी जी ने ये कहां पे स्टार्ट की थी, तो यहां पे हमें एक प्लेस जो आइडेंटिफाई करनी है दैट इज द दांडी, यानी कि गुजरात में एक कोस्टल एरिया है जिसको हम कहते हैं जहां पे क्या हुआ बेटा, जहां पे दांडी मार्च स्टार्ट हुआ, जहां पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट हुई। ठीक है बेटा, तो इस तरह से भी आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसी तरह सेमन कमीशन जो कि 1927 में इंडिया में क्रिएट हो गया, जो साइमन कमीशन जिसकी स्थापना या फाउंडेशन या हम कहेंगे जो कि हेल्ड हो गया वो कहां पे हुआ, चेन्नई में। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप इन लोकेशंस को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इजीली आपने यहां पे इन पॉइंट्स को जब हाईलाइट किया, इन स्टेट्स को हाईलाइट किया तो आपने 2 मार्क्स जो है इजीली अचीव किए। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री रिलेटेड जो अगर इन केस इस तरह का मैप या इस तरह का मैप या इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, अगर सेम इसी तरह आप जियोग्राफी में पूछा जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसमें हम क्या करेंगे, सपोज यहां पे एग्जांपल मैं आपको दूंगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, तो आपने पता है कि सॉइल को भी हम कंसीडर करते हैं एक रिसोर्स। ठीक है बेटा, तो सॉइल को जब हम कंसीडर करते हैं रिसोर्स, तो अगर आपने एग्जामिनर जो है उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप इन सॉइल्स को इंडियन मैप पे आइडेंटिफाई करके दीजिए, तो पहला पॉइंट जो यहां पे दैट इज द अलोवियल सॉइल।
alluvial soil, that is the top most layer soil, या हम कहेंगे the most fertile soil जो है ये कहां पे पाई जाती है? सबसे पहले बेटा आपने पता ही है जो चैनल ऑफ रिवर्स है वो नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में पाई जाती है। तो सिंपली आप क्या काम कर सकते हो बेटा, यहां पे आपने क्या काम करना है, तो इस तरह से ये वाला जो एरिया है, दीज आर कॉल्ड द प्लेन्स या नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इनमें अलुवियम सॉइल जो है इसको पाया जाता है। ठीक है बेटा, इंक्लूडिंग जो यहां पे ईस्टर्न घाट्स है इनमें भी अलुवियल सॉइल जो है इसको पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये रहा अलुवियल सॉइल रिलेटेड। इसी तरह अगर अब ब्लैक सॉइल के बारे में पूछा जाएगा तो बार बार मैंने इस बात को क्लास में दोहराया होगा बेटा, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन जब हमने पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने आपको कहा कि डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया जो है, जो कि खुसूसन जहां पे ब्लैक सॉइल मात्रा में पाई जाती है, बहुत ही मिकदार में पाई जाती है, तो वो ब्लैक सॉइल इस एरिया में पाई जाती है लाइक दिस। तो ये वाला एरिया जो है यहां पे क्या पाया जाता है, ब्लैक सॉइल, या हम कहेंगे यहां पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है बेटा, ये वाला एरिया जो है मैंने अलुवियम सॉइल के एक मिनट बेटा, हाँ तो देखिए बेटा मैंने कहा पहला पॉइंट जो यहां पे मैंने बोला था अलुवियम सॉइल लाइक दिस, ये हम नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में पाते हैं। ठीक है, इसी तरह अब जब ब्लैक सॉइल्स की बात करेंगे तो ब्लैक सॉइल जो है इस पोर्शन ऑफ इंडिया में पाई जाती है, यानी कि डेक्कन प्लेटू जहां पे सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन जो है वो पाई जाती है। तो ये वाला एरिया जो है इसमें ब्लैक सॉइल्स जो है पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने आइडेंटिफाई करना होगा रेड एंड येलो सॉइल, तो उसके लिए आप क्या काम करोगे, रेड एंड येलो सॉइल में इसी के साइड में ये वाला जो हिस्सा है यहां पे रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। क्लियर? तो आपने इस तरह इस मैप को याद रखना है, इस तरह से आपने इस मैप को हाईलाइट करना है। अच्छा, इसके बाद लिटरेट सॉइल जो है, लिटरेट सॉइल, वेरी गुड। देखिए लिटरेट सॉइल जो है ये हमें अमूमन एक तो यहां मेघालय में इसको हम पाते हैं और इंक्लूडिंग जो ईस्टर्न घाट है यहां पे भी हम इसको पाते हैं। किस सॉइल को? लिटरेट सॉइल को। लिटरेट सॉइल क्या होता है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा बारिशें जब होती है तो वहां से जो ऊपरी परत जो है मिट्टी की वो जब उठ जाती है तो वहां पे जो दूसरी परत बन जाती है दैट इज द लिटरेट सॉइल। इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद है एरिड सॉइल, जिसको हम बोलते हैं क्या, यानी कि डेजर्ट सॉइल भी हम इसको बोल सकते हैं। एरिड सॉइल में आपने पता ही है कि हिंदुस्तान की जो रियासत यानी कि जो स्टेट्स है उनमें राजस्थान जो है यहां पे, गुजरात में भी कुछ एरियाज में, तो यहां पे क्या पाया जाता है, यहां पे एरिड सॉइल को पाया जाता है, यानी कि जहां पे जो बारिशें बहुत कम होती है ना। तो इसी तरह एक और सॉइल जो है दैट इज द फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल में क्या है बेटा, इसमें हम इजीली इसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी हमारे फॉरेस्ट या हम कहेंगे माउंटेन रीजन एरियाज इंडिया के हैं लाइक दीज हिमालयन माउंटेन एरियाज, तो इनमें क्या पाया जाता है, इनमें फॉरेस्ट सॉइल्स को पाया जाता है। ठीक है बेटा, होप कि आपको ये कंसेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह आपने इस मैप को आइडेंटिफाई करना है, लेबलिंग करनी है, और इस तरह से आपके जो 3 मार्क्स बनते हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि वो आप इजीली अचीव कर सकते हो। तो ये कुल मिला के आपके बनते हैं फिर 5 मार्क्स। ओके, वेरी गुड। इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद है प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चे जो कि कॉल पे कॉल करते हैं आफ्टर पेपर, सर ये क्वेश्चन रह गया, ये ऑब्जेक्टिव हमारा रह गया। तो बेटा एग्जाम जो है पर्टिकुलरली ये आपको यानी कि आप में एक पैरामीटर देखा जाता है, यानी कि आप पे एक पैरामीटर फिक्स किया जाता है एग्जामिनर की तरफ से या बोर्ड की तरफ से कि बच्चा जो है बेसिकली ये प्रेशर को कितना हैंडल कर पाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन जो है या पेपर जो है आपको जब ये पूछा जाता है तो उसमें पर्टिकुलरली क्या काम किया जाता है, आपने देखना, यानी कि इसमें देखा जाता है कि बच्चा जो है इस पेपर में ये प्रेशर कितना हैंडल कर पाएगा। तो सबसे पहले जो यहां पे बेटा बात होती है दैट इज द, आप में प्रॉब्लम सबसे बड़ी पाई जाती है दैट इज लैक ऑफ पेशेंस।
बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पेपर लेते ही हड़बड़ाहट, उनमें एंजाइटी जैसी, या हम कहेंगे उनमें वो यानी कि वो ना तेजी से उनमें हम कहेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट हो जाती है कि पता नहीं पेपर कैसा आया होगा, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर पाऊंगा, पास कर पाऊंगा। बेटा उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट जो मंत्रा है या हम कहेंगे एक टेक्निक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने माइंड को कूल रखना है, अच्छे से पेपर को अंडरस्टैंड करना है, रीड आउट करना है। और होप मुझे उम्मीद है कि जैसे ही आप इन ट्रिक्स को फॉलो करोगे आप टॉप लिस्ट में आओगे। हाँ, पेशेंस को यहां पे रखना है, लेक ऑफ पेशेंस। इसके बाद क्या काम करना है बेटा, जो क्वेश्चन सीक्वेंस है उसको हमें फॉलो करना है। क्वेश्चन सीक्वेंस मीन्स कि बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चले जाते हैं और उसके बाद सीधे क्या काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाते हैं। ऐसा अवॉइड करना है, इन चीजों को अवॉइड करना अगर आपने टॉपर लिस्ट में आना है, अगर आपने कोई पोजीशन हासिल करनी है। तो हमें क्या करना है, यहां पे हमें क्वेश्चन सीक्वेंस को अटेम्प्ट करना है, यानी कि हमें क्वेश्चन सीक्वेंस को फॉलो करना है। उसमें हमें क्या काम करना है बेटा, उसमें हमें अगर आपने क्वेश्चन फर्स्ट आता है, सेकंड आता है या थर्ड नहीं आएगा, फोर्थ नहीं आएगा, तो आपने क्या काम करना है, सीधे 10 पे नहीं जाना है, 11 पे नहीं जाना है, बल्कि आपने फिर यहां से 5 स्टार्ट करना है, 6 स्टार्ट करना है। ठीक है बेटा, और एंड लास्ट में क्या काम करना है, आपको 4 और 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन का हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि सेक्शन जो है, सेक्शन ए से है, सेक्शन बी से है, सेक्शन सी से है, इन चीजों का भी हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और कट्स इन आंसर्स या स्लो स्पीड, बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, वो एक ही क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं, चाहे वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जब बनता है, अमूमन हिस्ट्री में पाया जाता है, क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है, आंसर कुछ और लिखा जाता है। सपोज आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज, आपने अब रिसोर्सेज को पहले डिफाइन नहीं करना है, फिर कोई डेफिनेशन नहीं देनी है, बल्कि आपने सीधे रिसोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। उससे क्या होगा, एग्जामिनर जो है यानी कि जो मार्किंग करने वाला टीचर होगा उसको आसानी होगी मार्किंग करने में, इरिटेट नहीं फील करेगा और आपका टाइम जो है कंज्यूम बहुत कम हो जाएगा, यानी कि हम कहेंगे मिसमैनेजमेंट आपके टाइम में नहीं होगी। तो उस तरह से भी आप जो ग्रेड हैं आपके उनको अपग्रेड कर सकते हो, या हम कहेंगे ग्रेड जो है आपके वो बहुत अच्छे बन सकते हैं। कट्स इन आंसर्स, बहुत सारे बच्चे हड़बड़ाहट में, या हम कहेंगे जब वो इंपैशंस हो जाते हैं, या हम कहेंगे जब उनमें वो मतलब हम कहेंगे सब्र की जो बांध है वो टूट जाते हैं क्वेश्चन को देख के ही। इन चीजों को भी अवॉइड करना है। क्वेश्चन आप जब आंसर लिखेंगे, आंसर को आपने बड़े कूल माइंड के साथ लिखना है। जिस क्वेश्चन पे आपको आपका होल्ड सबसे बेटर है उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने की जरूरत है। यहां पे कट्स लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, आंसर राइटिंग में कट्स बहुत ज्यादा मारते हैं, या हम कहेंगे इस तरह से बहुत ज्यादा, मतलब ये ना इसको यानी कि हम कहेंगे एक रफ टाइप बना देते हैं आंसर शीट को। ऐसा नहीं करना है, इससे बैड इंप्रेशन पड़ जाता है मार्किंग करने वाले पे, यानी कि जो मार्किंग करता है टीचर उस पे इरिटेशन, या हम कहेंगे वो इरिटेट फील करता है, तो उससे क्या हो जाता है, आपके ग्रेड जो है वो कट हो सकते हैं। तो इन चीजों को भी हमें क्या काम करना है बेटा, अवॉइड करना है। ठीक है, वेरी गुड। फॉरगेटिंग आंसर्स, कभी कभार हम आंसर को लिखने में नाकाम हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमने प्रेशर बहुत ज्यादा लिया होता है, तो प्रेशर को अवॉइड करना है। ठीक है बेटा, कूल माइंड के साथ जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने की जरूरत है। लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जाम ट्रिक्स बोलूंगा जिनसे आप अपने जो ग्रेड्स है वो बहुत अच्छे से ले सकते हो। सबसे पहले क्या काम करना है, अवॉइड सुपेल एरर एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और सुपेल एरर को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, जितना ज्यादा हो सके इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, रिकॉल द चैप्टर इन केस कभी कभार क्या होता है, हमें कोई क्वेश्चन आता है तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, या हमें लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे मतलब बस से बाहर है, तो उस टाइम हम क्या काम कर सकते हैं। देखो बेटा, उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम हम चैप्टर को, अगर आप अपने दिमाग को दौड़ाओगे, या हम कहेंगे अगर आप अपने दिमाग में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करोगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया होगा,
या किस टॉपिक से लिया होगा, तो उस टाइम आपको चैप्टर को रिकॉल करना है, या हम कहेंगे रिकॉल आप टॉपिक को भी कर सकते हो, और फिर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर इन केस मतलब आपने उस चैप्टर को रिकॉल किया या उस क्वेश्चन को अब रिकॉल किया, तो अब आपको कुछ ही पॉइंट्स उसमें आते हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना है, पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट, यानी कि उस टाइप की आंसरिंग हमें उस टाइम यानी कि अडॉप्ट करनी है। उस टाइम हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है पैराग्राफ टाइप में देना है। लंबा चौड़ा उतना भी पैराग्राफ नहीं लिखना है, बट हम कहेंगे 5, 10, 15 लाइन्स का पैराग्राफ जो है आपके 2-3 मार्क्स जो है ऐड कर सकता है, एज कंपेयर टू कि अगर आप क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ोगे। यानी कि क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है, बल्कि किसी भी सूरत में अटेम्प्ट करना है। तो उससे हम कहेंगे हमारी एक जो रेंज है वो एवरेज और टॉपर स्टूडेंट्स से, यानी कि उस चीज में वो डिफरेंस करता है। यही चीजें फिर डिसाइड करती है एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में। नॉलेज होने से मतलब हम कहेंगे कि सर मैंने इतना प्रिपरेशन किया, सर मैंने ये प्रिपरेशन की, वो इन चीजों से ज्यादा सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपके पास पता है, हमें पता है कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन की है, बट इस प्रिपरेशन को अब इंप्लीमेंट कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसके लिए ये सब प्लानिंग जो है उसको फॉलो अप करना है। तो उस तरह से आप इंशाल्लाह टॉपर लिस्ट में शाइन कर जाओगे। होप आपने ये सब पॉइंट्स अंडरस्टैंड किए होंगे। आपका जो मैप रिलेटेड जो क्वेरीज थी उनको भी आपने अंडरस्टैंड अच्छे से किया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर्स। थैंक यू सो मच।